हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी तक हमने जो सीआरपीसी में जिन जिन टॉपिक को पढ़ा है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के रूप में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है सीआरपीसी में एमसीक्यू को लेकर। पहला लेक्चर हमने सेक्शन 1 से लेकर 40 तक कवर कराया था। 1 से 40 तक हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने एमसीक्यू लगवाया था। यदि आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगी, वहाँ जाकर ज़रूर पहले वो वीडियो देखिएगा। इसके बाद आज जो हम लोग को कवर करना है वो सेक्शन 41 से लेकर 105 तक कवर करना है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू लगवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम है, पढ़ना ही नहीं बहुत है, पढ़ने के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी लगाना होगा कि आप जितना पढ़ चुके हैं अभी तक आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई जो है वो किस दिशा में जा रही है। इससे आपका एग्जामिन होगा, खुद आप एग्जामिन कर लेंगे अपने आप की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए 84 क्वेश्चन जो है 84 तक पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। 85 से क्वेश्चन ये इधर स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। कब गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को? तो आपको पता होगा कि युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा कि युक्त शंका है तो वह पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, एक वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है, दूसरा बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी में हमने बताया था 3 लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, पुलिस अधिकारी, प्राइवेट व्यक्ति और मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारी सेक्शन 41, 42 के अंतर्गत, प्राइवेट व्यक्ति 43 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट 44 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, ठीक है। तो सेक्शन 41 में यह कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जब संज्ञेय अपराध करता है या उसकी आशंका है तब भी वह गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो बिना वारंट की गिरफ्तारी अभी हमने बताया, तो सेक्शन 41 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? तो कौन सी धारा है? तो सेक्शन 46 सब क्लास 1 का परंतुक, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो धारा है, ये परंतुक है, ये 2008 में जोड़ी गई है। ये भी पता हो कि कब ये अमेंडमेंट करके ये धारा जोड़ी जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और हमने इसी के साथ आपको ये भी बताया था कि कब एक पुरुष भी आवश्यक परिस्थितियों में स्त्री को गिरफ्तार कर सकता है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। कब गिरफ्तार करेगा? जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, सही है। जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, सही है। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपने विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन कर रहा है, ठीक है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इन सभी परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक निर्देश जारी किया है? तो किस मामले में किया है? हमने बताया था आपको कि डीके बसु का मामला है, ऑप्शन सी। इसी के मामले में गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था, ठीक है। ये हमने बता रखा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित वाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी
बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी न करें और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत की मंजूरी न दें। किस केस में यह कहा गया? तो ये अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का मामला था, इसमें यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो सेक्शन 41 ऑप्शन बी हमने बताया अभी। सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो किस धारा के अधीन? 41 बताया मैंने अभी। नेक्स्ट है सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो कब गिरफ्तार कर सकता है? तो सेक्शन 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त की अधिकतम पुलिस अभिरक्षा कितने अवधि तक हो सकती है? तो कितने अवधि तक होगी? तो 15 दिन तक होती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी कितने दिन तक? 15 दिन तक होती है। नेक्स्ट है किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। पहला ऑप्शन, जो किसी पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य निभाने में बाधा डालता है। सेकंड, जिस पर कोई असंज्ञेय अपराध करने की शंका है। थर्ड, जिसके सशस्त्र बलों से अभित्याजक होने की शंका है। लास्ट है, जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित रहा है। तो कौन सी शक्ति नहीं है? ऑप्शन बी, जिस पर कोई असंज्ञेय अपराध करने की आशंका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। ये हमने देखिए बता रखा है आपको। ठीक है, जब हमने 46 के सब क्लॉज 1 का परंतु बताया था तो वहीं पर मैंने ये केस लॉ भी बताया था कि एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह किस मामले में कहा गया? तो ऑप्शन आपका ए होगा। ये दो केसेस हैं, दोनों में बातें वही कही गई कि महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 का मामला है सुप्रीम कोर्ट, तथा राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा 2003 सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2005 के संशोधन द्वारा सीआरपीसी की धारा 46 सब क्लास 4 में किए गए परिवर्धन के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तथापि अपवादिक परिस्थितियों में उन्हें किसकी पूर्व अनुज्ञा से गिरफ्तार किया जा सकता है? तो किसकी आज्ञा ली जाएगी? तो ऑप्शन सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जो 46 का सब क्लास 4 है ये कब जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है 2005 में। ठीक है, ये याद रखिएगा 2005 में ये सब क्लास 4 जुड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पर एक दिग्दर्शक वाद है? तो कौन सा है? ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट है, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं है कि क्या नहीं है? उसे गिरफ्तारी का आधार बताए, ये है। उसे जमानत पर जो छोड़े जाने का उसका अधिकार बताए कि भाई आप जमानत पर छोड़े जा सकते हैं, ये भी है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, ये भी है। उसे अच्छा खाना और वस्त्र उपलब्ध कराए, ये नहीं है उसका कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित में से किसकी सहमति नहीं ले ली जाती। तो किसकी नहीं? केंद्रीय सरकार की जब तक सहमति न ली जाए तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीआरपीसी की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा है? तो धारा 54A। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 54A यह करती है। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त कब जुड़ा है? ये 2005 में ये जुड़ा है।
देखिए कब अमेंडमेंट हो रहा है ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, गिरफ्तारी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो जो अमेंडमेंट हुए वो जरूर याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध सीआरपीसी की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित हैं? तो किसमें है? तो सेक्शन 55A में उपबंधित है। और ये कब जोड़ा गया है? 2008 में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो समन? लिखित रूप में, 2 प्रतियों में, ए बी दोनों, और लास्ट है लिखित रूप में हो, 2 प्रतियों में हो, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हो। बिल्कुल सही, 4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लिखित होना चाहिए, 2 प्रति होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो और मुद्रा लगी हो न्यायालय की। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए समन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निगमित निकायों और सोसाइटियों को समन की तामीली की जा सकती है, उसकी तामील किसे की जाएगी? सचिव को। नेक्स्ट है निगम के स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रमुख अधिकारी को, भारत में निगम के मुख्य अधिकारी को संबोधित राष्ट्रीयकृत रजिस्ट्री के डाक से भेजे गए पत्र द्वारा। तो इन सभी को की जा सकती है। ठीक है, तो उपयुक्त ए बी सी सभी को की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति, परंतु अपराध उस मजिस्ट्रेट को उपस्थिति में न हो, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कहीं भी अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हेतु मजिस्ट्रेट सक्षम है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी है, अभियुक्त की परीक्षण के समय न्यायालय क्या करेगा? अभियुक्त के अभिभावक का परीक्षण कर सकती है, बचाव साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त का परीक्षण कर सकती है, अनुपस्थित अभियुक्त की ओर से अन्य अभियुक्त का परीक्षण कर सकती है, एंड लास्ट है परीक्षण से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका ए, अभियुक्त के अभिभावक का परीक्षण कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि परिवाद और पुलिस प्रतिवेदन में वर्णन पूर्णतः भिन्न एवं विरोधाभासी हो तो उन प्रकरणों का विचारण पृथक किया जाना चाहिए? किसमें कहा गया? तो ऑप्शन ए होगा, हरजिंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में कहा गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई परिवाद किया गया है और पुलिस रिपोर्ट भेजी गई, दोनों भिन्न भिन्न है, तो उनका विचारण भी क्या होगा? पृथक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए समन कौन जारी कर सकता है? तो कौन जारी करेगा? ध्यान रहे यहाँ दस्तावेज की बात हो रही है। दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए समन जारी करने का बताया जा रहा है। कहाँ ये है? सेक्शन है, सेक्शन 91, 92 में बताया गया है। ठीक है, वहाँ चैप्टर 7 में चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है। सेक्शन 91 से 105 तक हमने पढ़ा है। तो कौन जारी करेगा? तो कोई भी न्यायालय कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की निम्न किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है? तो किसमें किया गया? सेक्शन 57 में। ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में समन मामला से ऐसा मामला प्रेत है जो संबंधित है किससे? ऑप्शन बी होगा, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से। ये हमने बता रखा है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समन किया गया कोई व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में हो तो समन जारी करने वाला न्यायालय उसकी 2 प्रतियां सामान्यतः उस कार्यालय के अध्यक्ष को भेजेगा जिससे वह व्यक्ति नियोजित है। यह उपबंध कहाँ किया गया? तो यह सीआरपीसी की धारा 66 में किया गया, 66 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा
75 द्वारा किए गए उपबंध के अनुसार गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को उसका सार बताए। सही है। यदि कहा जाए तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट दिखाए। बिल्कुल सही। वारंट की एक प्रति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को दे। नहीं, तो ऊपर के जो दो होंगे वो सही है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसका सार बताया जाएगा और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट दिखाया जाएगा यदि वो कह रहा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 77 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे निष्पादित किया जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा, भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि न्यायालय के पास यह मानने के लिए कारण हो कि कोई व्यक्ति फरार हो गया है तो सीआरपीसी के किस उपबंध के अधीन न्यायालय उससे किसी निर्दिष्ट स्थान पर प्रकट होने की अपेक्षा की उद्घोषणा कर सकेगा? तो किस पे कहेगा? सेक्शन 82 के अधीन। ठीक है, इसी में अब उद्घोषित अपराधी का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। कहाँ दी गई है? ऑप्शन सी, सेक्शन 82 से लेकर 86 तक किया गया है। 82 में क्या है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा बताया गया है। ठीक है, और कुर्की जो है वो 83 से लेकर 86 तक बताया गया है प्रावधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं का समूह उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील न होने पर फरार की उद्घोषणा की जा सकती है? तो किसमें? सेक्शन 82 में। नेक्स्ट है, पीरियड ऑफ अपीयरेंस for proclamation issued under section 82 of CRPC is not less than 15 days, 30 days, 60 days and 90 days। तो क्या होगा ऑप्शन? 30 days। ठीक है, जो उद्घोषणा जारी की जाती है तो वो कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को आना होगा। ठीक है, जब 30 दिन के अंदर जब बुलाया जा रहा है उस टाइम वो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अंतर्गत एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया व्यतिक्रम निम्न में से किस कार्य को शून्यता देगा? तो किसको देगा? 94 के अंतर्गत जारी किया गया तलाशी वारंट, धारा 155 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश, एंड धारा 83 के अंतर्गत किसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री, धारा 306 के अंतर्गत साक्ष्य प्राप्त करने हेतु सह अपराधी को दी गई माफ़ी। ये किसमें हुआ? सेक्शन 83 के अंतर्गत किसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। कितने दिन में? कुर्की के 2 वर्ष के अंदर कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन कि उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है उसके विषय में बताया जा रहा है, और ये कहाँ है? सेक्शन 85 के अंतर्गत। ठीक है, कि कुर्क की गई है और 2 वर्ष के अंदर आ जाता है, और वह बताता है कि हमें ना तो समन मिला है, ना वारंट, ना उद्घोषणा हमें मिली है, मतलब कुछ उसको नहीं पता है। ठीक है, युक्त कारण बताता है, साक्ष्य के रूप में दिखाता है कि देखिए हम जहाँ थे वहाँ पहुँचा ही नहीं ऐसा कुछ, तो क्या किया जाएगा? उसकी संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, 2 वर्ष के अंदर जब आ जाता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है? तो कब दायर कर सकते हैं? कितने दिन में? 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने में दायर कर सकते हैं। सेक्शन 84 में बताया गया है ना कि कुर्की के दावे आपत्तियां कर सकते हैं जब जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति जो है उसको दावा करना है उस संपत्ति पर, तो कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर वो दावा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही वक्तव्य है? पहला,
न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ठीक है, न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। थर्ड है, न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है भले ही उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया हो या नहीं। और लास्ट है वृंद से कोई नहीं। तो कौन सा है ऑप्शन आपका दूसरा, कि न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 91 लागू नहीं होगी किस पे? हमने बता रखा है सेक्शन 91 जब मैंने पढ़ाया था कि किस पे लागू नहीं होगी, तो अभियुक्त पर लागू नहीं होगी। ऑप्शन आपका सी, किस पे लागू होगी? परिवादी, साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति है उसके ऊपर। ठीक है, बट अभियुक्त के ऊपर लागू नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 91 के अधीन केवल कोई प्रलेख या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तब क्या होगा? पहला ऑप्शन, प्रलेख या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए उसे स्वयं आना पड़ता है। ठीक है, प्रलेख या वस्तु न्यायालय में प्रस्तुत करा सकता है। तीसरा है, स्वयं आ सकता है या प्रलेख या वस्तु न्यायालय में प्रस्तुत करा सकता है। तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी। ठीक है, कि जब उसे भाई न्यायालय ने समन जारी किया कि उसको प्रस्तुत किया जाए दस्तावेज को, तो वो दस्तावेज या तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में है वो लेके आ जाए, या वह किसी अन्य व्यक्ति को कह सकता है कि भाई वो आप दस्तावेज लेके चले जाओ। तो न्यायालय को दस्तावेज से मतलब है, ठीक है, व्यक्ति से नहीं कि कौन लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रहे कि या तो वह व्यक्ति या तो कोई अन्य व्यक्ति लेकर दस्तावेज आ सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 92 सीआरपीसी की धारा 92 प्रक्रिया अधिकथित करती है उस प्रलेख को पेश करने के लिए जो डाक या तार विभाग प्राधिकारी की अभिरक्षा में है, उस प्रलेख को पेश करने के लिए जो अभियुक्त के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में हो, उस प्रलेख को पेश करने के लिए जो किसी अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में हो, उपयुक्त सभी। तो कौन सा? ऑप्शन ए होगा, उस प्रलेख को पेश करने के लिए जो डाक या तार विभाग अधिकारी की अभिरक्षा में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश कितनी अवधि का दे सकता है? ये आगे का है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। जब हम पढ़ेंगे ये अगला चैप्टर हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर दिया गया। इन आदेशों की वैधानिकता क्या है? पहला ऑप्शन है सभी आदेश पूर्णतः वैधानिक है। दूसरा, धारा 82 के अधीन आदेश वैधानिक है परंतु धारा 83 के अंतर्गत आदेश अवैधानिक है। और तीसरा है, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुसूचित है जिसके कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। लास्ट है विरोध में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुसूचित है जिसके कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं समन जारी किया जा सकता है? तो किस में है? 91 में है। ठीक है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? सर्च वारंट हमने बताया था आपको किस में है, तो सेक्शन 93 में है। ठीक है, सर्च वारंट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को समर्पित करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन कहाँ देना होगा? तो कहाँ देना होगा? सीधे हाई कोर्ट में देना होगा। ठीक है, हमने बताया था हाई कोर्ट में सीधे देना होगा। कब देना होगा? तो संपर्क की घोषणा के अपास्त करने के लिए जो हितबद्ध व्यक्ति होता है वह प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर
हाई कोर्ट में आवेदन करेगा। हाई कोर्ट में कितने रहेंगे जज? 3 जज होंगे, ये भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 96 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार संपर्ण की घोषणा के अपास्त करने के आवेदन के लिए समय की सीमा है, कितनी है कि घोषणा की तिथि से 2 महीना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से मिलती जुलती है? कौन सी धारा है? तो सेक्शन 97 है। ठीक है, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी है, यहाँ बताया गया है। ठीक है, और कौन लेगा इसके विषय में भी बताया गया है। डीएम है, एसडीएम है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, 3 लोग को यहाँ बताया गया। सीआरपीसी की धारा 98 के अनुसार एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण बाहर साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो यहाँ बताया गया है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तो इन तीनों में से किसी को किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों लोग यहाँ पे हैं सेक्शन 98 में, और यही तीनों लोग 97 में भी हैं। ठीक है, और यही तीनों लोग कहाँ हैं? 94 में भी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो कौन जारी करेगा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट है डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है? कौन जारी करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी दोनों में से कोई नहीं। तो कौन जारी करेगा? तो ये दोनों करते हैं। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम और सीजीएम दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 103 के अधीन क्या 103 में क्या है कि वहाँ क्या है 103 में? 103 में यह है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, ये हमने बताया है आपको कि सेक्शन 103 में। ऑप्शन आपका बी सही होगा कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है 103 के अंतर्गत। नेक्स्ट है एंड लास्ट है सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? तो ये आगे रहेगा 105 ए, कैपिटल ए में बताया गया है संविदाकारी राज्य। बस इतना आप उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेक्शन था जहाँ अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है धारा 41 से लेकर 105 तक ये हमने कवर किया आपका एमसीक्यू के रूप में, और वैसे भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।